हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र सनत वर्मा आपका आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा पर्यावरण प्रदूषण का क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न और जो 1999 से लेकर अभी तक जो भी प्रश्न आए हुए हैं पिछले पेपर्स में, चाहे आईएएस में हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे सीडीएस में हो, चाहे पीएससी में हो, सबको कवर कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले बार 20 प्रश्न देखे थे इस सीरीज़ में। उससे पहले मैंने पर्यावरण प्रदूषण के कुछ सरल प्रश्न आपको दिए थे पहले वाले वीडियो में, उससे पहले वाले में, और वह भी महत्वपूर्ण ज़रूर थे। लेकिन अब हमारे हाई लेवल के प्रश्न चल रहे हैं जो आगे के पेपर में आपको बहुत मदद करने वाले हैं, चाहे आप आईएएस दिलाएं, चाहे पीसीएस दिलाएं, या चाहे आप किसी भी राज्य का पीएससी दिलाएं। ठीक है दोस्तों। और विशेष रूप से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यावरण का क्रेज आगे बढ़ने ही वाला है, आपको पता ही है। और हाल ही में आपको पता होगा कि हमारे नवा रायपुर में पर्यावरणीय लैब बन रहा है ज़बरदस्त। तो आपके सामने प्रत्यक्ष सबूत के रूप में आपको दिखाई ही दे रहा है कि पर्यावरण के लिए कितना काम किया जा रहा है हमारे सभी राज्य के सरकारों द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। यहाँ तक कि पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए दोस्तों, उसी तरह से हमारे लिए पर्यावरण के प्रश्न भी बहुत ज़रूरी हैं। और आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी नया प्रश्न आपको मिलता है मेरे इस वीडियो में और आपको अच्छा लगता है थोड़ा भी, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों। देखिए 25वां जो क्रमांक है प्रश्न का वो मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग देखते चलिएगा। 20 तक हम लोगों ने पिछले बार देखा था प्रश्न, और अभी मैं 25 से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यही मुझको अच्छा लगा। और बताइएगा कैसे लगे आज के प्रश्न, मुझको कमेंट करके। बीच के जो 5 प्रश्न बचे हैं 20 से 25 तक के, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बीच में ऐड कर दूंगा मैं, लेकिन यहीं से शुरू करना मुझको सही लगा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो आपका जो 25वां प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो अक्सर भारत को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाला देश है। हालांकि प्रदूषण तो है, यहाँ पर प्रदूषित हो गई है, भारत भी प्रदूषित हो गई है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, ये यूएसए द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। किसके द्वारा? यूएसए द्वारा। और आप सोच सकते हैं दोस्तों, मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषण होता होगा। तो आपका 25 का बी आंसर सही है दोस्तों। 25 का आपका बी आंसर सही है। और देखिए दोस्तों 2007 में आया हुआ है, ऊपर देखिए 2007 में आया हुआ है RAS में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं 1999 से लेकर अभी तक के सभी प्रश्न कवर करूंगा जो पर्यावरण प्रदूषण से आए हुए हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, 26वां प्रश्न। विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। तो ये पुराना प्रश्न है दोस्तों, ये क्या है, पुराना प्रश्न है। उस समय ये प्रश्न आया था जब, तो उस समय आपका 2003 था आंसर। ठीक है,
आपका 26 का सी आंसर था उस समय। और अभी मुझको आप लोग पता करके बताइएगा अभी वर्तमान में कौन सा वर्ष सबसे अधिक गर्म रहा है। और अगर आपको पता ना चल पाया तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा थोड़ा बहुत मेहनत करते रहिए तो आपको बहुत समय तक याद रहेगा। और 27वां मैं प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ। और विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? भारत का योगदान कितना है? तो पर्यावरण प्रदूषण से इस प्रकार के प्रश्न जरूर बनेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 1%, बी जो है 2.5%, सी जो है 3.6% और डी जो है 4.8%। और मैं उत्तर इसका बता देता हूं दोस्तों अब। और आप लोग अपने से अगर उत्तर देना चाहते हैं तो पॉज किया कीजिए थोड़ा सा और उत्तर देने का प्रयास किया करें, उसके बाद मेरा उत्तर देख लिया करें। ठीक है दोस्तों, और मैं इसका उत्तर बता देता हूं 3.6%, मतलब 27 का जो है सी सही है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? ये देखिए 28वां प्रश्न। लोगों को अक्सर लगता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों नाइट्रोजन से अगर होता प्रदूषण तो आज कोई भी मानव या जीव बाकी नहीं रहता दुनिया में, क्योंकि लगभग 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, जो सबसे अधिक मात्रा है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो आप बताएंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो हो ही नहीं सकता। और देखिए ऑक्सीजन भी दिया हुआ है ऑप्शन में। ऑक्सीजन को तो कहते हैं प्राणवायु, तो उसको तो प्रदूषण की कैटेगरी में लिया ही नहीं जा सकता। और बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में से, तो दोस्तों याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे अधिक प्रदूषण, सबसे ज़्यादा प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों आगे 29वां प्रश्न देख लेते हैं। और 29वां प्रश्न भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 2007 में CDS में आया हुआ है। और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता, बढ़ रहे हैं, सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है? समझ में आ गया दोस्तों? इसलिए मैंने आपके लिए आराम से पढ़ दिया है आपको समझाने के लिए, और आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी प्रचुरता के कारण। देखिए 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इसकी प्रचुरता के कारण हुए हैं, ठीक है, बस एक के सिवाय, तो उसी को हमको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग दिया हुआ है, सार्वभौम तापमान, या इसी को बोलते हैं वैश्विक तापन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सार्वभौम तापमान। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ग्रीन हाउस गैस ही तो बढ़े हैं, तभी तो जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब देखते हैं दूसरा, समतापमंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण। अच्छा, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। अब देखते हैं दोस्तों ऑक्सीजन उर्वरन प्रभाव, मतलब उर्वरन, देखिए उर्वरन का मतलब देखिए फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है इंग्लिश में, और इसका मैं शाब्दिक अर्थ और साधारण अर्थ आपको बता देता हूँ
कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में प्रभावी हुआ है, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ी है तो इससे तो ऑक्सीजन कभी नहीं बढ़ा है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, और यही आपका सही उत्तर है। तो 29 का सी। और हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कौन सा प्रश्न? 30वां। और मैंने पिछले बार आपसे पूछा था कि अगर किसी को डिटेल से पढ़ना है पर्यावरण तो मुझसे बुक पूछ लीजिएगा। तो बिल्कुल जब भी मन करे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण का मैं बहुत अच्छा बुक का नाम आपको बता दूंगा अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो। और अभी तो मैं आपको प्रश्नों की श्रृंखला बता रहा हूँ, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। उसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डिटेल पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर आऊँगा। ठीक है दोस्तों। और थोड़ा भी अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए। और चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं 30वां प्रश्न। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। और देखिए शब्द का खेल होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अपकर्ष का मतलब है एक प्रकार से उस पर्यावरण की स्थिति गिरना। ठीक है दोस्तों, गिरना। तो अब आप लोग मेरे साथ पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे ऑप्शंस को। तो ऑप्शन को मैं जैसे ही पढ़ता जाऊंगा आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। तो सही बात है, नीचे गिर रहा है, पर्यावरण अपकर्ष हो रहा है। इसका मतलब यही तो है ना कि पर्यावरणीय जो गुण हैं उनका जो है निम्नीकरण हो रहा है। तो ये तो इसका अभिप्राय है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, यहाँ भी सही बात है, तभी तो पर्यावरण का अपकर्ष हो रहा है। अब सी देखते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब डी जो है सही हो जाएगा आपका, डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। और 21वां प्रश्न देखिए। पेयजल में संख्यीय प्रदूषण सर्वाधिक है। तो संख्यीय प्रदूषण मतलब होता है आर्सेनिक प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, अगर पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो बीमारी हो जाती है दोस्तों। तो उसका सेवन करने वालों को बीमारी हो जाती है। तो पेयजल में संख्यीय प्रदूषण या आर्सेनिक प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है, ऐसा पूछ रहा है। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा कानपुर, तीसरा दिल्ली, चौथा मुंबई। तो है तो बहुत सरल दोस्तों, अगर पढ़ा होगा कोई तो तुरंत बता देगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। और मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं दोस्तों। 21 का उत्तर है आपका बी। क्या है? बी। कानपुर में सबसे अधिक जो है आर्सेनिक प्रदूषण पाया जाता है। और ये आपके यूपी पीसीएस में 2005 में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2005 में। और हम लोग वर्तमान तक के सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। और पिछले बार आपको दिख रहा होगा जो 20वां प्रश्न है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और आज मैंने 25 से शुरू किया था, लेकिन कुल टोटल हम लोग आज भी 20 ही प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों 22वां। औद्योगिक मलबे से, मलबा मतलब अपशिष्ट पदार्थ दोस्तों जो निकलता है उद्योगों से। ठीक है, तो औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, इसके ऑप्शन आपके आगे है रेयान उद्योग से, और चौथा ऑप्शन है
वस्त्र उद्योग से। तो किस उद्योग से निकलने वाले औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको समझाकर बता दिया है। तो मैं आपको उत्तर बता देता हूं दोस्तों। इसका उत्तर है ए, चमड़ा उद्योग से जो निकलता है मलबा, जो औद्योगिक मलबा निकलता है उससे सबसे अधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो 23वां प्रश्न है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यूपी पीसीएस में 2005 में पूछा गया है। तो विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है कि हमारा भारत देश उतना ज़्यादा प्रदूषित नहीं है। तो हरित गृह गैसों में दोस्तों भारत का अधिभाग पूरे विश्व में पूछ रहा है आपसे, और आपको दिया हुआ है 1%, 2%, 3%, 5%। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि सिर्फ 1% है दोस्तों। और सबसे अधिक तो यूएसए है, लेकिन भारत को व्यर्थ ही बहुत ज़्यादा क्या बोला जाए, बदनाम किया जाता है दोस्तों। जबकि देखिए सिर्फ 1%। और मैंने आपको बताया था यूएसए में सबसे अधिक प्रदूषण होता है, मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। और देखिए भारत का सिर्फ 1% अधिभाग है। और 24वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फूट नामक रोग हो जाता है? और यह प्रश्न मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका है। पिछले वीडियो में शायद मैंने आपको बता दिया है, और इसका उत्तर आपको शायद पता होगा कि ब्लैक फूट नामक रोग आर्सेनिक की अधिकता से होता है दोस्तों। अगर जल में आर्सेनिक की अधिकता हो गई है तो ब्लैक फूट नामक रोग हो जाता है। नाम याद रखिएगा, आर्सेनिक से ब्लैक फूट। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नाइट्रेट से हो जाता है ब्लू बेबी, जिसमें बच्चा जो है पूरा नीला पड़ जाता है। और एक रोग के बारे में मैंने और बताया था आपको, मिनी माता रोग के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि पारा से होता है। और अगर क्लोराइड की अधिकता हो जाए दोस्तों तो क्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। क्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर, 31वें प्रश्न पर। और इसमें दिया हुआ है अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है? मतलब दोस्तों जो विस्फोट होता है, तो विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या मिलाया जाए जिससे क्या है अपस्फोटन कम हो जाए? तो मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि बाकी ऑप्शन पढ़ने से तो कोई मतलब नहीं है। टेट्रा इथाइल लैड द्वारा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन याद रखिएगा, टेट्रा इथाइल लैड द्वारा। और 32वां प्रश्न है दोस्तों, फ्रियॉन का जिसका प्रयोग प्रशीतक द्रव्य के रूप में किया जाता है, रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियॉन बोलते हैं दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, और इसमें दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। तो बात एक ही है दोस्तों, सी ऑप्शन देखिए, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। और फ्रियॉन इसी को बोलते हैं, मैंने बताया आपको। और इसी को जो है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा था, तो हानिकारक हुआ, इसीलिए इसको क्या किए, ये जो है ओजोन के लिए, हमारे ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था, इसीलिए इसको हम लोगों ने बैन कर दिया दोस्तों। पूरे विश्व में बैन कर दिया गया है इसको। लेकिन प्रश्न में आपको इसी के बारे में पूछा हुआ है। तो फ्रियॉन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, या उसी को क्या बोल सकता है वो, हाइड्रोकार्बन। और 32 का आपका सी आंसर सही है।
अब 33वें प्रश्न पर चलते हैं। पेंट उद्योग के श्रमिकों को निम्नलिखित जोखिमों में से किस एक का सामना करना पड़ता है? CDS में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। और जब पेंट बनाया जाता है ना दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें लेड का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। लेड का प्रयोग होता है, इसका मतलब लेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीशा। तो शीशा प्रदूषण का खतरा होगा उनके श्रमिकों को, और निश्चित तौर पर होता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है अगर श्रमिक उससे उससे प्रभावित हो जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। तो 33 का डी दोस्तों, डी आपका सही है। और आगे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, वो भी अंतर्राष्ट्रीय, कहाँ पर किया गया है? और यह प्रश्न देखिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जहां पर नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार जहां पर दिया जाता है, वहीं पर है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो 34 का ए। ठीक है दोस्तों, 34 का ए। और 35वां देखते हैं दोस्तों, कौन सा प्रश्न देखते हैं? 35वां, निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? तो आपने सुना होगा दोस्तों कि भाप अंगार गैस का नाम सुना है आपने? जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा होगा उन्होंने सुना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाकर भाप अंगार गैस या वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा उत्तर है। हालांकि कोयला गैस में भी थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसका उत्तर है 35 का उत्तर है डी, क्योंकि इसमें सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को मिलाकर भाप अंगार गैस या वाटर गैस कहते हैं। यह बात भी आपसे पूछी जाती है केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। और 36वां देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है? तो देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न आ गया आर्सेनिक से संबंधित। हमने ब्लैक फुट नामक रोग तो देख ही लिया है, लेकिन आप देखिए ऑप्शन में ब्लैक फुट नहीं है। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं एक बार आपके लिए और पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है? आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है। तो अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, त्वचा कैंसर या मंदाग्नि मतलब इनडाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और त्वचा कैंसर का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, स्किन कैंसर। और ये पार्किंसन जो रोग है दोस्तों, हालांकि लास्ट में और सा लिख दिया है, पार्किंसन होता है वास्तव में। तो ये पार्किंसन रोग में होता ये है कि एक प्रकार से पैरालाइज टाइप का हो जाता है आदमी, तो ये तो बिल्कुल अलग रोग है। और त्वचा कैंसर इसका उत्तर है दोस्तों, त्वचा कैंसर इसका उत्तर है, मतलब 36 का सी। और 34वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि ब्लैक फुट भी होता है और त्वचा कैंसर भी होता है। किससे? आर्सेनिक की बहुलता से या अधिकता से। तो 34वां प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। और स्वचालित
चालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। अब देखिए दोस्तों, बड़ी आ की मात्रा लगा दी है तो ये विषालु ही बोल रहा है। अगर छोटी आ की मात्रा होती तो अविषालु मतलब जो विषालु नहीं है ऐसा हो जाता। तो इसीलिए देखिए शुद्ध हिंदी में इसी प्रकार से लिखा जाता है और आपको फंसाने के लिए उसने लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं कि मोस्ट टॉक्सिक पूछ रहा है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे, है ना, सबसे अविषालु मतलब मोस्ट टॉक्सिक धातु प्रदूषक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ना ही कैडमियम है, ना ही मरकरी है ना, ना ही मरकरी है, ना ही कॉपर है, लेड है दोस्तों। जो लेड है वो मोटर गाड़ियों से निकलती है। अगर आपने पढ़ा होगा कभी तो कौन कौन से वायु प्रदूषक निकलते हैं उससे, तो आपने पढ़ा होगा कि लेड भी निकलता है, जो कि सबसे अधिक क्या है, विषालु है। या उसी को आगे में बड़ा आ लिख कर दे सकता है, अविषालु है या मोस्ट टॉक्सिक है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। और आगे का हमारा प्रश्न है और 30वां, हाल के वर्षों में इस विषय पर चिंता बढ़ी है। हाल के वर्षों में इस विषय पर चिंता बढ़ी है कि मथुरा की तेज परिष्करणशाला और ऊष्मीय शक्ति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आईएएस में आया हुआ प्रश्न है और आपको दिख ही रहा होगा कि ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों के कारण, ठीक है, क्या हो रहा है, आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। ताज को कोई भी संभावित क्षति पहुंच सकने का मुख्य वैज्ञानिक आधार है। आपसे पूछ रहा है कि मुख्य वैज्ञानिक आधार क्या है। ठीक है, मुख्य वैज्ञानिक आधार क्या है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों हम लोग। अम्ल अवक्षेपण और क्षोभ मंडलीय ओजोन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन और चौथा है रासायनिक कोहरा। तो आखिर जो है ताजमहल को किससे परेशानी हो रही है दोस्तों। आप लोगों ने पढ़ा होगा मार्बल कैंसर हो रहा है ताजमहल को, तो वो होता है आपके अम्ल वर्षा के कारण। और जो आगरा के पास है मथुरा, वहाँ पर क्या है, तेल परिष्करणशाला है और ऊष्मीय शक्ति संयंत्र लगे हुए हैं। मतलब ले देकर अगर बोला जाए तो वहाँ पर उद्योग हैं, कारखाने हैं, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण थोड़ी होता है अम्ल वर्षा, है ना। तो बी तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और मीथेन के कारण भी नहीं होता है। और डी रासायनिक कोहरा बोल रहा है, तो इससे भी ताजमहल को कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि कारखानों और उद्योग से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। और अम्ल वर्षा से ही ताजमहल को स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर हो रहा है। तो 3 ऑप्शन आपके इस प्रकार से कट गए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस को काटना सीखिए। कई बार क्या होता है, ऑप्शंस को काटना पड़ता है। और पहला वाला ऑप्शन देखिए, अम्ल अवक्षेपण, थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है और देखिए हम उसके साथ साथ कुछ और दे दिया है, तो इससे आदमी क्या है, भ्रमित हो जाता है। स्टूडेंट क्या है, भ्रमित हो जाते हैं। तो उनसे भ्रमित होने से बचने के लिए आप लोग देखिए ऑप्शन काटने का प्रयास किया करें और असली उत्तर इससे निकल कर आ जाता है। कई बार ऐसा ही करना पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए मैंने आपको ऑप्शन काटना सिखाया। और पहला ऑप्शन अब निश्चित तौर पर उत्तर है। वैसे भी समझ में भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि अम्ल अवक्षेपण मतलब हाँ, अम्ल वर्षा होती होगी, उससे क्या है, उसमें अवक्षेपण हो जाता होगा ताजमहल में और उससे परेशानी हो रही है।
लेकिन आगे कब पढ़ें तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ की, और क्षोभ मंडलीय ओजोन ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन यह भी रीज़न है ताजमहल के को हानि पहुंचने का। तो अब लोग अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और देखिए आईएएस 2008 में आया हुआ है, और इसी प्रकार का प्रश्न मैंने आपको अपने पहले वीडियो में शायद बताया हुआ है, किसी ना किसी वीडियो में इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन इसमें प्रश्न को थोड़ा सा उलट कर दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा अलग प्रकार से दिया हुआ है और आईएएस में आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और पढ़ते हैं हम लोग 39वां प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। उपर्युक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि धान के खेत से भी, और कोयले के खान से भी, और पालतू पशु जैसे गाय है, भैंस है, इनसे भी, और आर्द्र भूमि से भी जो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, इसका क्या होता है, स्त्राव होता है या इनसे निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी ऑप्शंस आपके सही हैं। तो कौन से ऑप्शन में चारों को दिया हुआ है मीथेन के स्रोत हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। पहले ऑप्शन में तो केवल 1 और 4 दिया हुआ है, दूसरे में केवल 2 और 3, और सी में दिया हुआ है केवल 1, 2 और 3, और चौथे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है चारों को। तो आपका 39 का डी सही है। और अगर आपने पढ़ा नहीं होता और एक भी ऑप्शन आपको पता नहीं होता कि इससे निकलता है कि नहीं, तो आप लोग फंस जाते दोस्तों। इसीलिए पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। और आज का हम लोग अपना अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 40वां प्रश्न। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। मतलब जो प्रदूषक हैं वो बहुत दिनों तक अगर कोई उसके प्रभाव में रहता है दीर्घकाल तक, तो उससे क्या होता है ना, इसको पहचान कर हमको दोनों ऑप्शंस मतलब जो है दोनों तरफ के तालिकाओं को मिलाना है। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर्स में आजकल आते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जानबूझकर एग्जामिनर चाहता है कि थोड़ा इनको टाइम वेस्ट करना पड़े, अपना टाइम ज़्यादा लगाना पड़े, तो वो इस प्रकार के प्रश्न आपको दे देता है। और देखते हैं दोस्तों हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, और दिया हुआ है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूलकण और सीसा। तो देखते हैं दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता होगा। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड से देखिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन इधर का श्वास संबंधी रोग। और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, श्वास के माध्यम से ही तो ये परेशान करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो जाता है, श्वास संबंधी रोग हो जाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर में दौड़ती है, उस हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन को हटा देता है, उसके साथ ये बैठ जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं श्वास के साथ ये खेल रहा है। तो ए के सामने तो 3 आना चाहिए। और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ए के सामने 3 वाला कौन सा है, सिर्फ डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे 40वां का सिर्फ आपको डी में दिखाई दे रहा है 3। ठीक है, ये देखिए 3, ए के सामने 3। तो आपका एक ही प्रश्न मतलब एक ही ऑप्शन से
सारा प्रश्न सॉल्व हो गया दोस्तों। सिर्फ एक आपको पता था और आपने सारा प्रश्न सॉल्व कर लिया। तो इसी प्रकार से होता है दोस्तों। इसीलिए अगर एक भी उत्तर आपको पता हो तो आप डरिए मत, पहले एक बार पढ़ लीजिए, क्या पता बन जाए। ऐसा लंबा चौड़ा प्रश्न देखकर डरना नहीं है, ठीक है दोस्तों। और हम लोगों को अब यहीं से उत्तर मिलेगा। चौथा है बी के सामने। तो हाँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करेगा, केंद्रीय नर्वस सिस्टम को फैल करता है, ठीक है, या प्रभावित करता है। और आप देख लीजिए आपके सी के सामने क्या है, सी के सामने आपका 1 है। तो धूल के कण क्या करते हैं, धूल के कण अगर दीर्घकाल तक आपके संपर्क में हैं, बहुत ज़्यादा आपके संपर्क में आ रहे हैं, आपके नहीं बोलता, किसी के संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है, लीवर और किडनी को क्षति पहुंच सकती है। और सीसा देख लेते हैं दोस्तों, डी। अब डी के लिए क्या बचा है, डी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया है दोस्तों। सीसा से क्या होता है, कैंसर। तो यह बात भी आप लोग याद रखिएगा, लेड से कैंसर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका 40वां जो प्रश्न है यह भी समाप्त। इस प्रकार से आपका आज 20 प्रश्न समाप्त हो गए हैं दोस्तों। और मैं आपको अंतिम में कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए अलविदा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।